नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आज आपको बीए पाठ प्रथम के प्रथम पेपर भौतिक भूगोल में पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें कांट की वायव्य राशि परिकल्पना के बारे में विशेष तौर से समझा रहा हूँ। पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, इसमें पृथ्वी और सौरमंडल का, पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का ही एक सदस्य ग्रह है। पृथ्वी या सौरमंडल में किसी सदस्य ग्रह की उत्पत्ति समझने के लिए सौरमंडल की सामान्य और उभयनिष्ठ विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। सौरमंडल में सूर्य के अलावा उसके 9 ग्रह तथा सौरमंडल का आकार तस्त्रीनुमा है, जिसके मध्य में सूर्य की स्थिति है। संपूर्ण सौरमंडल का व्यास 723 करोड़ मील के लगभग है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 51 करोड़ किमी की दूरी पर स्थित है तथा इसका व्यास 12,742 किमी और औसत घनत्व 5.52 है। सौरमंडल के अन्य सदस्य ग्रहों की सूर्य से औसत दूरी, कक्षीय परिभ्रमण की अवधि, कक्ष पर घूर्णन अवधि, अर्धव्यास, औसत घनत्व तथा उपग्रहों की संख्या आगे बताई गई है। आकार तथा संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को 2 प्रकारों में विभक्त किया जाता है, आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह। 4 आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये आकार में छोटे हैं परंतु इनका घनत्व अधिक है। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बड़े ग्रह हैं। इनका आकार बड़ा है लेकिन घनत्व इनका छोटा है। बाह्य बृहदाकार ग्रहों की रचना हल्के तत्वों जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन यौगिक जैसे जल, अमोनिया, मीथेन से हुई है, जबकि आंतरिक लघु ग्रह अधिक घनत्व की रचना भारी पदार्थों जैसे सिलिकेट धातुओं से हुई है। सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में ये परिभ्रमण करते हैं। केवल शुक्र और वरुण इसके अपवाद हैं, क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर परिभ्रमण करते हैं। इसी तरह उपग्रह अपने पिता ग्रह के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। पृथ्वी का अर्धव्यास 6371 किलोमीटर है। ग्रहों का औसत घनत्व जल के घनत्व से 10⁻³ kgm-3 के संदर्भ में है। वैज्ञानिक संकल्पना। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन द्वारा सन 1749 में किया गया। इसके बाद इस क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने अपने मतों का प्रतिपादन किया। परिणाम स्वरूप वर्तमान समय तक अनेक परिकल्पनाओं का सिद्धांतों में प्रतिपादन हो चुका है, परंतु किसी भी मत को पूर्णतया मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 अद्वैतवादी संकल्पना, मोनोस्टिक कंसेप्ट, और 2 द्वैतवादी संकल्पना, ड्युअलिस्टिक कंसेप्ट। अद्वैतवादी संकल्पना, इस संकल्पना के अनुसार एक ही तारे से सारे ग्रहों की उत्पत्ति मानी गई है, जबकि द्वैतवादी परिकल्पना में 2 तारों से सभी ग्रहों की उत्पत्ति मानी गई है। अद्वैतवादी परिकल्पना में कास्ते द बफन ने सर्वप्रथम प्रयास किया। इसके बाद इमैनुअल कांट, लाप्लास, रास और लॉकियर ने अपने मत प्रस्तुत किए। अब हम देखते हैं कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक कांट ने 1755 में अपनी वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया। तो देखो, कांट कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के। और इन्होंने अपनी जो संकल्पना है वायव्य राशि संकल्पना, इसका प्रतिपादन कब किया? 1755 में। और इन्होंने अपनी जो संकल्पना दी वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित थी। किस पर थी? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आधार पर। प्रारंभ में इस मत की सराहना हुई, परंतु बाद में इसे तर्कहीन प्रमाणित कर दिया, क्योंकि यह मत गणित के गलत नियमों की कल्पित किया गया
था, परंतु परिकल्पना कांट द्वारा कल्पित अनेक तथ्यों पर आधारित है। सर्वप्रथम कांट ने यह मान लिया कि प्राचीन काल में ब्रह्मांड में दैव निर्मित आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे। प्रारंभ में ये पदार्थ अत्यंत कठोर, शीतल और गतिहीन थे। पुनः कांट ने यह माना कि आपसी घर्षण के कारण ये कण आद्य पदार्थ एक दूसरे से टकराने लगे। इस आपसी टकराव के कारण ताप तथा भ्रमण गति का आविर्भाव हुआ। ताप में निरंतर वृद्धि होती गई, जिस कारण आद्य पदार्थ एक वायव्य राशि में परिवर्तित होने लगे। ताप तथा भ्रमण गति के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक शीतल तथा गतिहीन वायवीय पदार्थ एक तप्त तथा गतिशील निहारिका नेबुला में परिवर्तित हो गया। निहारिका ताप से आविर्भाव के साथ ही घूमने लगी, इसके आकार में वृद्धि होने लगी, जिस कारण ताप में वृद्धि से निहारिका की परिभ्रमण गति में भी वृद्धि होने लगी। इस प्रकार निहारिका इतनी तीव्र गति से घूमने लगी कि केंद्रोपसारी बल, केंद्र से बाहर की ओर जाने वाला बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव से निहारिका के मध्य भाग में एक उभार आने लगा। अर्थात एक कठोर आद्य पदार्थ थे, उनमें कोई गति नहीं थी। धीरे धीरे वो परिभ्रमण के कारण घूमने लगे और उनमें बीच में केंद्रीय अपसारी बल के कारण बीच में उभार आने लगा। निहारिका के मध्य भाग में उभार आने लगा तथा इस क्रिया की तीव्रता के कारण अर्थात केंद्रोपसारी बल की तीव्रता के कारण पदार्थ का एक छल्ला निहारिका से बाहर निकल गया। इसी क्रिया की पुनरावृत्ति रिपीटिशन लगातार जारी रहा और एक के बाद एक 9 छल्ले निहारिका से अलग हो गए। धीरे धीरे एक छल्ला के भी सभी पदार्थ एक स्थान पर एकत्रित होकर एक गांठ के रूप में शीतल होकर जमकर ठोस हो गए। इस तरह 9 छल्लों से गांठ के रूप में 9 ठोस पदार्थों का निर्माण हुआ, जो कि आगे चलकर 9 ग्रह के रूप में बदल गए। इस प्रकार कांट के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति केंद्रोपसारी बल द्वारा निहारिका से अलग हुए छल्ले के पदार्थ के एक स्थान से पर गांठ के रूप में जमकर ठोस होने से हुई। मौलिक निहारिका का जो भाग अपशिष्ट रह गया वह सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। उपर्युक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उनके उपग्रहों का निर्माण हुआ, अर्थात नवनिर्मित गतिशील ग्रहों के केंद्रोपसारी बल के प्रभाव से पदार्थों में वलयाकार छल्ले अलग हो गए, जिनमें से प्रत्येक छल्ले का सभी पदार्थ एक स्थान पर घनीभूत होकर उपग्रह बन गए। इस तरह संपूर्ण सौरमंडल का विभार हुआ। अब सिद्धांत का मूल्यांकन। यद्यपि कांट महोदय ने पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या के समाधान के लिए विज्ञान के तथ्यों का सहारा लिया था, तथापि उनका मत वर्तमान समय में आधारहीन प्रमाणित कर दिया गया, क्योंकि इस परिकल्पना में कई तथ्य गणित के नियमों से विपरीत हैं। जैसे नंबर 1, सर्वप्रथम यह आरोप लगाया गया कि कणों की आपसी टकराव से भ्रमण गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो कण थे स्थिर, उनमें आपसी टकराव से जो भ्रमण गति है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार निहारिका की निरंतर गति वृद्धि त्रुटिपूर्ण है। नंबर 2, कांट की यह परिकल्पना कि आद्य पदार्थ में गति कणों के आपसी टकराव से हुई है, कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि आपसी टकराव से गति नहीं उत्पन्न हो सकती। नंबर 3, कांट की यह धारणा कि निहारिका के आकार में वृद्धि के साथ गति भी बढ़ती गई उपयुक्त सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार यदि आकार बढ़ता है तो गति घटती है तथा यदि गति घटती है तो आकार घटता है। इस प्रकार वह मूल आधार ही जिस पर कांट की परिकल्पना आधारित है गणित प्रमाणित किया गया। कांट की परिकल्पना का महत्व इस बात में है कि उन्होंने इस क्षेत्र में प्रयास करके आगे आने वाले विद्वानों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। यह परिकल्पना आगे चलकर लाप्लास की निहारिका परिकल्पना की आधारशिला बनी। तो देखिए, कांट के जो विचार थे ये सर्वमान्य विचार तो नहीं रह पाए, लेकिन इन्होंने आगे आने वाले विद्वानों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। इन्होंने क्या बताया अपने सिद्धांत में? इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में सर्वप्रथम इनकी पहली बात तो ये अद्वैतवादी परिकल्पना है, और इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में एक आद्य पदार्थ शीतल और गतिहीन वो घूम रहे थे, उनमें आपसी टकराव हुआ,
टकराव से उनमें गति उत्पन्न हुई, गति से परिभ्रमण हुआ, परिभ्रमण से एक निहारिका के रूप में उन्होंने छल्ले का निर्माण हुआ और उससे एक छल्ला निकला, उसके बाद 2 छल्ले निकले, ऐसे लगातार 9 छल्ले निकले। लेकिन इस परिकल्पना को आगे चल करके गलत साबित कर दिया, पर भविष्य का मार्ग इन्होंने दिखाया, इसलिए इसका अपना महत्व है। आपने ध्यान से सुना, थैंक यू।